अच्छा, अभी बच्चों इसमें फर्टिलाइज़र कैलकुलेशन में यहाँ पर मैंने साइड पर अगर आप देखें तो आपकी आसानी के लिए फर्टिलाइज़र लिख दिए हैं। ये मैंने नेट से उठाए हैं। यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ये इनके अंदर नाइट्रोजन की रेशो है, आपको नज़र आ रही होगी। 46% नाइट्रोजन इन यूरिया, अमोनियम सल्फेट और कैल्शियम नाइट्रेट की भी रेशो नज़र आ रही है। अमोनियम सल्फेट में सल्फर भी मौजूद है। अच्छा, उसके बाद फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स हैं जिसमें एसएसपी, टीएसपी, डीएपी और एमएपी हैं। ये इनकी रेशोज भी लिखी हुई हैं। इस तरह पोटाशियम सल्फर फर्टिलाइजर्स में सल्फेट ऑफ पोटाश एंड म्यूरेट ऑफ पोटाश, ये दो हैं, इनकी रेशोज भी लिखी हैं। आपने एक तो ये, और फिर ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, आपको मालूम होगा कि सिंपल फर्टिलाइजर कौन से हैं। दो दीज आर द फर्टिलाइजर्स विच कंटेन ओनली वन एलिमेंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, और मैक्रो एलिमेंट होगा। तो इसमें जैसे यूरिया इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल फर्टिलाइजर, और इसी तरह सिंगल सुपर फॉस्फेट अगर बात करें तो दैट इज अ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। इसको हम कंपाउंड फर्टिलाइजर कह सकते हैं। कंपाउंड इस लिहाज से कि इसमें दो एलिमेंट्स मौजूद हैं। कंपाउंड की डेफिनेशन यही लिखवाई थी कि इफ इट कंटेन्स मोर देन वन, लेकिन बेसिकली टू मैक्रो एलिमेंट्स अगर उसमें मौजूद हो तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड फर्टिलाइजर। तो इसी तरीके से ये ट्रिपल सुपर फास्फेट भी कंपाउंड बनता है, और इसी तरीके से ये डीएपी जो आप डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये भी कंपाउंड फर्टिलाइजर बनता है। लेकिन कुछ फर्टिलाइजर है जिनको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर जैसे जिसमें तीनों एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बाद दफा चारों पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये नाइट्रोफॉस की एग्जांपल दे रहा है। नाइट्रोफॉस वैसे तो कंपाउंड फर्टिलाइजर में आता है, कॉम्प्लेक्स में नहीं आता, लेकिन कंप्लीट एनपीकेज इसकी एग्जांपल में आते हैं। उसमें ये देखें कितनी प्रोपोर्शंस, 15-15-15 वाली भी मिलती है मार्केट में, 10-20-20 वाली मिलती है, 13-13-13, 13-13-21 वाली मिलती है, और भी बहुत सारी हैं, 30-30-30 वाली भी हैं। तो अगर कोई पेपर में सवाल आता है तो उसमें आपको प्रोपोर्शन दी होगी कि कितने वाला है आपके पास एनपीके। ठीक है, तो उसमें ये एक चीज आपको ये आपने याद रखनी है। उसके बाद आप आ जाएं कि पेपर में सवाल हल कैसे करना है। तो सबसे पहला बात, पहला स्टेप क्या है, स्टार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर एंड देन सिंपल फर्टिलाइजर। जब भी आपने सवाल हल करना है पेपर में, जो भी आपको सवाल आए उसमें आपने देखना है कि आपको सवाल में कौन सा फर्टिलाइजर पूछा गया है, जो आपको लिस्ट दी गई है। मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अब आपको दिखाता हूँ। ये मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये एक सवाल है, पेपर में इस तरह पूछे जा सकते हैं कि कैलकुलेट बैग्स ऑफ यूरिया, डीएपी, एसओपी फॉर 1 हेक्टेयर इफ रिकमेंडेड डोज इज 150-75। सो हेयर वी वांट टू सी के यूरिया, डीएपी और एसओपी के बैग निकालने हैं। अब इसमें देखें, यूरिया इज द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन, डीएपी एक कंपाउंड फर्टिलाइजर है, सल्फेट ऑफ पोटाश एक कंपाउंड है, बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली एनपीके तो हम इसको भी सिंपल में ले सकते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश को। ठीक है, तो इसमें जो हमने पहला स्टेप ऊपर लिखा है ना, उसमें के जी हमेशा आपने स्टार्ट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर, तो आपने यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। पहला स्टेप यह है कि जनाब कहाँ से सवाल हल करूँ, डीएपी से करूँ, यूरिया से करूँ, एसओपी से करूँ। जब भी ऐसा सवाल आए तो आपने वो फर्टिलाइजर उठाना है जिसके अंदर एक से ज्यादा एनपीके में से न्यूट्रिएंट अवेलेबल, तो इस केस में वो डीएपी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सवाल अब हल करना शुरू करें, लेट्स सी इफ वी कैन डू इट। तो हम यहाँ पर इसको करते हैं। आसानी के लिए मैं आप यहाँ पर आपके सामने लिख कर इसको करना शुरू करता हूँ। तो डीएपी, एक चीज यहाँ पे याद रखना, इक्वेशन बनानी आप बच्चों को आनी चाहिए। एक डीएपी के बैग में, डीएपी का जो बैग होता है वो आपको मालूम है उसमें कितनी फर्टिलाइजर होती है, उसमें 50 केजी खाद होती है। ठीक है, तो अब उस 50 केजी खाद, अब हमने भी पीछे यहाँ पे प्रोपोर्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोपोर्शन में देखें कि डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या प्रोपोर्शन है। नाइट्रोजन 18% है और फास्फोरस 46% है। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड स्टेप आ जाता है कि इनमें से, अब डीएपी में तो दोनों ही है, नाइट्रोजन भी है फास्फोरस भी है, तो कौन सी खाद निकालूं इनमें से। डीएपी तो लेना है मैंने, वो तो पहला स्टेप मैंने क्लियर कर दिया आपको, डीएपी लेना है। इसमें से कौन सी खाद निकालनी है, तो आपने कहना जी ओके, कौन सी लेनी है, एलिमेंट विच नीड्स टू बी कंप्लीटली सप्लाइड विद कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर और कंपाउंड फर्टिलाइजर। वो कौन सा एलिमेंट है जो सिर्फ इसी से ही आपने डीएपी से ही पूरा करना है। तो वो आप देखें इसमें, यहाँ पर जो सवाल है हमारे पास, इसमें डीएपी है, इसमें फास्फोरस का सोर्स है, और यूरिया में नाइट्रोजन है, डीएपी में भी नाइट्रोजन है। सो या डीएपी से फास्फोरस पूरी करनी जरूरी है, फास्फोरस की और कोई खाद अवेलेबल नहीं है। तो सवाल जो शुरू होगा ना वो फास्फोरस से शुरू होगा, डीएपी खाद लेंगे और उससे फास्फोरस की डोज निकाल लेंगे। ये चीज क्लियर कर लीजिएगा पहले। अब उसके बाद इसकी इक्वेशन बनानी है। तो डीएपी में 46% फास्फोरस होती है, अभी हमने पीछे देखा है। तो हम कहते हैं कि 46% का क्या मतलब है कि 46 किलोग्राम ऑफ फास्फोरस इज प्रेजेंट इन, इज हम कह सकते हैं ना, इज प्रेजेंट इन, किसमें होती है जी,
100 kg DAP में। 46% का मतलब यही है कि अगर 100 किलो DAP हो तो उसमें 46 किलो फास्फोरस होगी। 46% का मतलब ये है। अच्छा, इसी इक्वेशन को अगर मैं ऐसे लिखूं कि 100 किलोग्राम ऑफ DAP contains 46 kg ऑफ फास्फोरस, तो अब ये दोनों इक्वेशन एक ही बात की है, बस वो कह लें कि कान को इधर से पकड़ ले या उधर से पकड़ ले, लेकिन ये इक्वेशन बनानी आप सब बच्चों को आनी चाहिए जितने भी ये लेक्चर सुन रहे हैं। अगर आपसे मैं अब एग्जांपल लेता हूँ, मैं जैसे अभी यहाँ पे मेरे पास बच्चों में बैठे हुए हैं, शिजा इज देयर एंड अदीबा इज देयर। तो अगर मैं अदीबा से पूछूं कि अदीबा, अगर हम कहें कि बेटा फर्ज करें कि नाइट्रोजन, यूरिया यूरिया में 46% नाइट्रोजन होती है, तो इक्वेशन क्या बनेगी? तो इक्वेशन बड़ी सिंपल है कि 46 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रेजेंट इन 100 किलोग्राम यूरिया, परसेंट से आसानी से। इस तरीके से वही DAP के बैग इधर ले आए तो यूरिया इधर खींच के ले आए नाइट्रोजन को। तो इतना कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अगर आपको ये स्टेप करना आ गया, ये दो इक्वेशंस बनानी आ गई, तो आगे इंशाल्लाह फिर अगले स्टेप्स भी आसानी से हो जाएंगे। अच्छा, अगला स्टेप ये है कि विच इक्वेशन टू चूज, इसमें से कौन सी इक्वेशन आगे लेकर चलें, ये सबसे अहम सवाल है। और यहाँ पर मैंने उस जब लेक्चर पढ़ा रहा था उसमें मैंने ये बार बार बात की थी कि इसको जहन को हाजिर रखना है कि हम क्या निकालना चाहते हैं। ठीक है, अभी देखें, हमें पता है कि 100, 50, 75 हमें डोज मिली है NPK की, जो हमने लेकर चलनी है। ठीक है, उस 100, 50, 75 में हमने DAP से हमने ये 50 किलोग्राम फास्फोरस पूरी करनी है। तो अभी हमने ये दो इक्वेशन रखी हुई हैं, अब हम ढूंढना क्या चाहते हैं? हम ढूंढना चाहते हैं कि यार कितनी DAP डालूं कि ये 50 पूरी हो जाए हमारी, ऐसे ही है। तो क्या ढूंढना चाहते हैं? द बैग, द क्वांटिटी ऑफ DAP, हम इसको ढूंढना चाहते हैं, क्वांटिटी ऑफ DAP ढूंढना चाहते हैं। तो अब जो चीज आपने ढूंढनी हो उसको हमेशा आपने राइट हैंड साइड पे लिखना है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो दिस वन इज द इक्वेशन, ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसको आपने साथ लेकर जाना है, क्योंकि अब हम यहाँ पे DAP निकालना चाहते हैं। तो ये नीचे वाली इक्वेशन लिखी रहने दें ऐसे ही, हम सवाल हल करना शुरू करते हैं। अब मैं आपके सामने करता हूँ, बहुत आसान तरीके से सवाल हल होगा अगर आपने इक्वेशन आइडेंटिफाई कर ली। क्या हम कहते हैं 46 kg ऑफ फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन, कितने में होती है जी? 100 kg ऑफ DAP में होती है। अच्छा जी, ठीक है, 1 kg कितने में होगी? ये सारा ऐसे लिख ले इसके आगे, तो इज इक्वल टू डाल के आगे कर लेते हैं जी। कितना होता है? 100 डिवाइडेड बाय 46। वो 46 जो वहां से आएगा वो नीचे आ जाएगा उसके बटे के। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाए। अब जो हमने ढूंढनी है वो क्या है? हमने हमने क्या ढूंढनी है? हमने कहना है कि 50 में कितनी DAP होती है, यही ढूंढना चाहते हैं ना। तो 50 kg ऑफ फास्फोरस हमें जो के चाहिए है वो कितने में होगी भाई? वो कहता है वो होगी, उसका एग्जाम्पल अभी दे देते हैं आपको। 100, काइंडली एक बच्चा कैलकुलेटर पर ये कैलकुलेट करे, मल्टीप्लाइड बाय 50। कोई बच्चा अगर यहाँ पे बैठा है, कैलकुलेट करें, खुद भी करें ताकि आपको पता लगे कैसे सवाल करने। मैं भी यहाँ पे कर देता हूँ। 100 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 50, it is 108.69. So the answer is 108.96। आप भी देख लें एक बार कैलकुलेट करके, 69 सॉरी, अगर कहीं गलती है तो मुझे बताएं। तो ये क्या आई है? साथ में यूनिट लिखना नहीं भूलना, भी यूनिट लिखते जाएं ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। पहला स्टेप हमारा हो गया। यहाँ पर अगर कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है बच्चों को तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। सिंपली हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहला स्टेप हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन सा खाद लेनी है, कौन सी DAP ले, यूरिया ले, SOP ले, कहाँ से शुरू करें सवाल को। अगला स्टेप था कि इस DAP से पूरा क्या करें, फास्फोरस करें कि नाइट्रोजन करें। वो मैंने बता दिया कि जो 100% खाद इससे डालनी है कंपाउंड से वही आप लेकर चलें, तो फास्फोरस डालनी थी। फिर उसकी इक्वेशन बनानी सीखी हमने। इक्वेशन बनानी बहुत आसान है, जितने परसेंट है उतने kg लिख के आगे 100 किलो में कर दें खाद, बहुत आसान है। इसी को उल्टा करके लिख लें तो ये दूसरी इक्वेशन भी बन जाती है। क्लियर हो गया? तो उसके बाद फिर अगर आप ये इक्वेशन भी ढूंढ लें, अब अगला सवाल है फिर कौन सी इक्वेशन आगे लेकर चलूं। तो उसमें आप, ये सबसे अहम ये स्टेप है जो कौन सी इक्वेशन आगे लेकर चलूं वाला स्टेप है। तो इसमें आपने देखना है कि यार मुझे तो DAP के बैग ढूंढने हैं ना। अभी सबसे पहला सवाल तो ये है कि फास्फोरस 50 kg सर ने कहा पूरी करनी है, DAP से पूरी करनी है, तो कितनी DAP डलेगी, ये सवाल है। तो DAP जहां पर राइट साइड पे लिखी हुई है ना आपकी इक्वेशन में, वो वाली इक्वेशन उठा लें। तो यहाँ पर देख लें कि ये राइट हैंड साइड पे लिखी हुई थी, तो ये मैंने इक्वेशन आपकी आसानी के लिए उठा ली।
ठीक हो गया। और वो इक्वेशन उठा के आगे बहुत आसान सा तरीका, कुलिया लगाएं और इक्वेशन से निकाल लें। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, पहला स्टेप आप कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर कोई सवाल किसी किस्म का कुछ पूछना चाहते हैं, को बात करना चाहते हैं, अभी कर लें ताकि फिर आगे कंफ्यूजन ना हो। एनीवन? कोई नहीं? ओके, लेट्स स्टार्ट। उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि अब ये जो डीएपी हमने डाली है, डीएपी में बड़े मसले हैं। डीएपी में दो खादें अवेलेबल थी, एक फास्फोरस थी, एक यूरिया थी, नाइट्रोजन थी। तो अब जब हमने फास्फोरस की डिमांड पूरी की तो साथ में मुफ्ते में ही नाइट्रोजन भी डल गई। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन देखें आप, तो डीएपी की खाद में 18% नाइट्रोजन होती है। तो यार ये जब हमने 108 केजी डीएपी खेत में डालनी है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नाइट्रोजन उसके साथ चली जानी है। तो अगला सवाल यह है कि नाइट्रोजन की डोज कैलकुलेट करें। अब नाइट्रोजन के लिए क्वेश्चन बनाएंगे डीएपी की, तो कैसे बनेगी? वही वाला तरीका भी जो मैंने सिखाया है कि यहाँ से देखें परसेंट कितने, 18% है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम कहेंगे 18 केजी नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, इसमें होती है जी 100 केजी डीएपी में। इसमें कोई गलत बात तो नहीं लिखी, जो चीजें पढ़ाई गई वही लिखी हैं। इसी को उल्टा करके लिख लें, 100 के जी डीएपी कंटेन्स क्या होती है इसके अंदर, वही वाली बात 18 के जी नाइट्रोजन। अच्छा, दोनों इक्वेशन लिख ली। अब सवाल है कि कौन सी इक्वेशन आगे लेकर चले। यहां पर बच्चों जरा बड़ा ध्यान से सुनिए बात। हमने अब यहाँ पर क्या, कौन सी क्वेश्चन, ऊपर तो हमने पहले ली थी, यहाँ पर कौन सी क्वेश्चन लेंगे? यहाँ पर देखें, हमें डीएपी के बैग्स पहले से मालूम हो चुके हैं, या बैग्स या केजीज हमें मालूम हो चुके हैं कि डीएपी कितनी डलनी है। अब हम, हमारा सवाल यह है कि इससे कितनी नाइट्रोजन डली है। सो वी वांट टू कैलकुलेट द नाइट्रोजन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी विल चूज द सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को लेकर चले, ये मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ इसको भी, सेकंड इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारा नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ था। नाइट्रोजन को ढूंढना है, नाइट्रोजन राइट हैंड साइड पर लिखी है, इसी को आगे लेकर चलेंगे। तो आगे लेकर चले, बहुत आसान है। हम इस सवाल को हल करते हैं। कैसे करना है? हम कहते हैं 1 केजी में वो 100, वो ऊपर भी लिखा रहने दे ऐसे ही, वो 100 किलोग्राम, वही वाली इक्वेशन लेकर चल रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ 1 केजी डीएपी में कितनी नाइट्रोजन होगी, अभी देख लेते हैं। वो क्या आएगा जी? वो आएगा 18 डिवाइडेड बाय 100। और अब अगला सवाल, हमने ऊपर फर्टिलाइजर तो कैलकुलेट कर लिया था यहाँ पर, लेकिन सवाल ये है कि ये जो खाद हमने कैलकुलेट की इसमें नाइट्रोजन कितनी है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। और नाइट्रोजन कितनी है वो देख लेते हैं। आपने कहना है सिंपली वो इक्वेशन में वो वैल्यू पुट कर देनी है, 108.6 के जी डीएपी अगर मैं डालूं तो उसमें वो कितनी कंटेन करती है नाइट्रोजन? वो आएगा 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 108.6। So anyone of you students with a calculator काइंडली इसको कैलकुलेट करें। मैं भी इधर करता हूं और आपको आंसर बताता हूं। 18 तकसीम 100 मल्टीप्लाइड बाय 108.969। वेरी गुड, ठीक है। 19.56 आ रहा है मेरे पास। आप 54 कह रहे हैं, आई थिंक 56 आ रहा है। 548 आ रहा है। 548 आ रहा है। ओके, लेट्स जी सर, जो बच्चे कह रहे हैं वही ठीक है। 548, थोड़ा बहुत करेक्शन राउंड ऑफ करते हुए कहीं गलती हो जाती है, उसमें कोई इतना घबराना नहीं है। लेकिन जो असल बात बताने वाली है वो ये है कि आपने इक्वेशन ध्यान से चूज करनी है। तो ये, अच्छा, अब यहाँ पर एक गलती है इस सवाल में जो मैंने अभी आपके सामने लिखा है। क्या गलती है? मैंने यूनिट नहीं लिखे साथ में, और ये मुझे भूल जाने हैं जैसे ही मैंने आगे जाना है। ठीक है, तो मैं इसको सवाल के लिए जगह थोड़ी बना लूं ताकि आपको पूरा सवाल इसी के ऊपर हल करके दिखाऊं। तो ये 19.54 क्या चीज है? That is actually the kilogram of nitrogen which is present in that bag of DAP. So this is our second answer. हमें पता लग गया कि जब डीएपी की खाद हम डालेंगे ना 108 से 6, ये क्यों डालेंगे 108 से 6? 50 किलो फास्फोरस पूरी करने के लिए। तो जब ये डालेंगे तो साथ में 19.54 के जी नाइट्रोजन मुफ्ते में डल जाएगी। अब इस 19.9 के जी जो फास्फोरस है इसको उसमें से माइनस करेंगे जो हमारी एक्चुअल डोज थी। ठीक है, तो अब देख ले, आगे आगे सवाल करते हैं। ये क्लियर हो गया? ये इसको हम यहाँ कर देते हैं, को हाईलाइट कर दें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आपको समझ आ जाए। ये जनाब ये हमने निकाली नाइट्रोजन। अब आ जाए आगे। हमारी पहले डोज कितनी थी जो हमें नाइट्रोजन चाहिए थी? 100 किलो थी। ठीक है, अब 100 किलो नहीं है। अब हम कहेंगे कि एक्चुअल डोज हमारी कितनी हो गई, करेक्टेड डोज कह लें आप इसको, ज्यादा बेहतर वर्ड है। करेक्टेड डोज कितनी है अब हमारी, वो देख लेते हैं। वो आप करेंगे यहाँ से
100 माइनस 19.54। तो एनी वन ऑफ यू स्टूडेंट्स काइंडली आंसर दें, इसका आंसर निकालें काइंडली। 100 माइनस 19.54 80.46। 80.46। जी सर। ओके 80.46। ठीक है ठीक है। साथ साथ बच्चे जो है ना वो खुद कैलकुलेट करेंगे तो इंगेज रहेंगे, उनको पता लगेगा कि हम क्या कर रहे हैं। किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ठीक हो गया, ये हमने कैलकुलेट कर ली। नाउ दिस इज अवर एक्चुअल डोज 80.46। वो 100 किलो के लिहाज से अब नाइट्रोजन नहीं निकलेगी, अब 80 किलो के लिहाज से निकलेगी। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आपने याद रखना है। अब आ जाए आगे, इसी सवाल को आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। अब आगे वाला ये सबसे मुश्किल स्टेप आपने कर लिया है, आगे जो स्टेप्स हैं वो बड़े आसान है, वो मुश्किल नहीं है। अगले स्टेप में सिंपली आपने क्या करना है, आपने कहना है ओके अब आपकी मर्जी है, चाहे आप नाइट्रोजन निकाल लें चाहे आप फॉस्फोरस निकाल लें, क्योंकि हमने नाइट्रोजन को हाथ डाला हुआ है, हम नाइट्रोजन निकाल लेते हैं। तो नाइट्रोजन के लिए आपको पता है यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, मैं पीछे नहीं जा रहा, आप सब बच्चों को उसका मालूम है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 46 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट होती है, 100 किलोग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, ये इस इक्वेशन में कोई गलती तो नहीं है, ये बिल्कुल ठीक इक्वेशन है। उसके बाद आ जाए आगे, हम कह सकते हैं 100 किलोग्राम ऑफ यूरिया कंटेन्स, क्या करती है जी, उसमें उसमें 46 केजी नाइट्रोजन होती है। दोनों इक्वेशंस ठीक है। सवाल ये कौन सी लेकर चलेंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कि आपने 80.46 किलोग्राम नाइट्रोजन डालनी है। भाई ये नाइट्रोजन कितनी यूरिया से पूरी होगी, ये सवाल है। तो यूरिया की डोज ढूंढनी है एक्चुअली। सो लेट्स मूव टू द इक्वेशन, हमें ये वाली इक्वेशन लेकर आगे चलेंगे। क्लियर हो गया। तो बिकॉज यूरिया जो है इसमें राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, तो इसी को हम लेकर आगे चलें। लेट्स डू इट। इसमें क्या है, अब मैं जरा शॉर्ट हैंड में करूंगा ताकि काम आसान हो जाए। 46 किलोग्राम नाइट्रोजन में कितनी होती है जी, 100 किलोग्राम ऑफ यूरिया होती है। ओके, नेक्स्ट 1 केजी ऑफ नाइट्रोजन कितने में होगी, वो होगी जी 100 डिवाइडेड बाय 46। और अब हमने कितने में ढूंढनी है, असल सवाल क्या है कि 80.46 किलोग्राम नाइट्रोजन कितने में होगी। तो 80.46 केजी ऑफ एन कितने में मौजूद है, वो कहता है कि इसका आंसर आएगा 100 डिवाइडेड बाय 46 मल्टीप्लाइड बाय 80.46। सो इसका आंसर निकालने काइंडली बच्चों, मैं भी निकालता हूं इधर, 100 डिवाइडेड बाय 46 सर जी 174.91। ठीक है, 174.91 बिल्कुल सही है, 174.91 ठीक हो गया। और साथ में यूनिट लिखना नहीं भूलना भी, किलोग्राम ऑफ यूरिया। तो ये ले जी, हमने इतनी आसानी से ही हमने यूरिया के किलोग्राम भी निकाल लिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिए। ठीक है, यूरिया भी हो गई हमारी खाद, हमारी डीएपी भी हो गई। अब पीछे क्या रह गया, सिर्फ पोटाश रह गई। तो पोटाश बहुत आसानी से निकल आएगी। चलो चीज़ों को थोड़ा मुश्किल करते हैं, एसओपी की बजाय एमओपी कर लेते हैं। एमओपी में 60% है, अभी हमने पीछे देखा है यहाँ पर एमओपी में 60% पोटाश है। तो अब आ जाए सिर्फ पोटाश निकालनी रह गई है, पोटाश निकाल लेते हैं उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया कि क्या लिखेंगे हम यहाँ पर। आप पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो हम कहते हैं एमओपी में 60% पोटाश होती है, तो 60 किलोग्राम ऑफ पोटाश। अच्छा, बाद बच्चे ना पोटाश को पी लिख देते हैं, पोटाश के से लिखी जानी है अगर आपने एब्रीवेशन करना है। ठीक है, 60 किलोग्राम ऑफ पोटाश कितने में प्रेजेंट होती है, 100 किलोग्राम ऑफ एसओपी, सॉरी एमओपी, हम ऊपर एमओपी से बात कर रहे हैं। तो अब आगे 1 केजी कितने में होगी, लेट्स टॉक अबाउट इट। 100 डिवाइडेड बाय 60 एंड हम क्या ढूंढना चाहते हैं, हम ढूंढना चाहते हैं, अच्छा सॉरी मैं फिर जल्दी कर गया, रुक जाए जरा, पहले तो इक्वेशन बनाना सिखा दूं आपको, फिर नहीं तो गलती हो जाएगी। तो बेटा ये स्टेप कभी भी ना जल्दबाजी नहीं करनी, जल्दबाजी नहीं करनी, उससे सवाल गलत हो जाएगा। आप इस इक्वेशन को 2 बार लिखें ताकि आपको याद रहे कि मैंने कौन सी लेकर चलनी। तो यहाँ पर देखें हमने क्या ढूंढना था, 75 किलोग्राम पोटाश डालनी है ये हमें पता है, लेकिन कितने एमओपी में मौजूद होगी ये नहीं पता। तो हमने इक्वेशन यही लेकर चलनी थी, मैं लेकर ठीक जा रहा हूँ इक्वेशन, लेकिन मैंने जरा शॉर्ट हैंड इस्तेमाल किया। बच्चों के लिए बाज़ दफ़ा वो ठीक नहीं रहता, उनको पता नहीं लगता, इसलिए मैंने कहा मैं साथ में क्लियर कर दूँ। अब मैं आई होप आपको ये चीज़ समझ लग गई होगी।
तो यहाँ पर आप नीचे इक्वेशन कर लेते हैं। हम कहते हैं जी 60 kg पोटाश में जो हमारी डोज है वो 60 kg पोटाश प्रेजेंट होती है 100 kg ऑफ MOP में, और 1 kg कितने में होगी वो देख लेते हैं। वो होगी 100 डिवाइडेड बाय 60। आंसर निकाल लें काइंडली। हमारा 75 हमें चाहिए किलोग्राम, वो कितने में होगी? वो होगी 100 तकसीम 60 ज़रब 75। तो आंसर निकाल के मुझे बताएं। सर 125। 100 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय सर 125। yes 125 is the correct answer. And what is it? 125 kilogram of MOP. Clear? So MOP is there. ये पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया। ये आपके आंसर्स मैंने ग्रीन में हाईलाइट कर दिए, आपको नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर। हमने कहा अभी हमने ये केजीज में निकाल ली है खाद। मैंने क्या पूछा हुआ है? मैंने पूछा कैलकुलेट बैग्स ऑफ यूरिया। सो एक बैग 50 kg का होता है। तो अब आपने जब इनके आंसर्स लिखने हैं ना, तो आंसर्स लिखने के लिए बेहतर तरीका तो ये है कि आप इसको, मैं अब यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स लेकर उसमें बताता हूँ। आपने 50 से सिर्फ तकसीम कर देना बस, और कुछ भी नहीं करना। तो आप बेशक यहाँ पर ऐसे करें कि आंसर्स क्या आते हैं, आंसर्स, ठीक है। तो यूरिया कितने बैग चाहिए हमें वो देख लेते हैं। अभी सबसे पहले यूरिया निकाल लेते हैं। यूरिया है 174.91। तो 174.91 डिवाइडेड बाय 50। काइंडली आंसर दें, क्या आंसर आता है जी? सर 2.91। 2.91 ओके, 2.91 दैट इज द बैग्स ऑफ यूरिया, ठीक है। 2.91 बैग्स ऑफ यूरिया। और इसी तरीके से अगले का निकालते हैं। अब आप, मैं डायरेक्ट करता हूं आगे। अब आपको पता लग गया एक सवाल कैसे करना है। तो DAP के निकालें 108.6 डिवाइडेड बाय 50। आंसर बताएं सर 2.172। बस 2.17, 2 डिजिट्स तक लेकर जाया करें, इससे आगे ना जाए। अब उसको राउंड ऑफ कर लिया करें। तो DAP ओके। लास्ट वन इज 125 kg MOP। 2 पॉइंट कितना बनता है? 25 या 2.5? चेक करें। 2.5 बैग्स ऑफ यस सर 2.5 बनता है। MOP। क्लियर हो गया? तो ये हमने पहला सवाल हल कर लिया, कीपिंग इन व्यू दिस इक्वेशन। हाँ जी सर, वो जो DAP में हमें 19 किलो जो नाइट्रोजन मिली थी उसको उन्हें उसके बैग ये वाले जी सर। नहीं बेटा, वो बात ये है कि देखें हमने DAP निकाल दी ना। हमने कहा कि आपने 2.17 बैग्स DAP के डालने हैं, ठीक है। 2 बैग पूरे और तीसरे का 17वां हिस्सा अगर बैग में पूछा हुआ है। वैसे बेहतर तो यही होता है कि किलोग्राम में बताई जाए किसी को अगर खाद बतानी है। लेकिन यहाँ पर अब जब आपने वो 2.17 बैग DAP डालनी ना, उसमें आपको पोटाश फास्फोरस भी उतनी मिल जानी है जितनी आपको चाहिए, और कुछ हिस्सा नाइट्रोजन का भी उसमें मिल जाना है। तो वो बताना जरूरी नहीं है कितने बैग्स बनते हैं जी। और कोई सवाल? सर ये केजी में भी बता सकते हैं बेटा अगर तो पूछा हुआ है कि कैलकुलेट फर्टिलाइजर डोज इन केजी, सवाल देखना सवाल में क्या लिखा हुआ है। अगर तो पूछा है केजीज में तो फिर केजीज में बताएं। निकलनी केजीज में ही है पहले। उसके बाद अगर पूछा हुआ है बैग्स निकालने तो फिर ये एक एडिशनल स्टेप है, आपने 50 पे तकसीम करके उसके बैग्स निकाल देने हैं। क्लियर हो गया? तो ये पहला सवाल सब बच्चों को क्लियर। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं, लेकिन जल्दी, ताकि हम आगे और काम कर सकें। कोई सवाल नहीं? ओके, लेट्स मूव अहेड। और इसमें हम देखते हैं अब कि अगला सवाल था, इसमें मैंने लिखा है कैलकुलेट द डोज ऑफ फर्टिलाइजर फॉर योर रिसर्च एरिया। नाउ दिस इज ट्रिकी। रिसर्च एरिया की बात हो रही है। आपने अभी 1 एकड़ की डोज निकाली है, ये 1 एकड़ की डोज थी आपकी। तो मैंने ना पीछे आपकी आसानी के लिए यहाँ पर कुछ ये यूनिट्स लिखे हैं, आप इनके बेशक बाद में देख लेना, स्क्रीनशॉट में भेजूंगा आपको। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट रटा लगा हुआ है हमें बचपन से, ठीक है ना। तो ये 43,560 आपने याद रखना है। अब जो हमने ये चीजें निकाली हैं, अब इसको भूल जाए, अभी हम ये केजीज की बात करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओके, मैं यहाँ पर आपके सामने पहले लिख लूं। हम कहते हैं 43,560 स्क्वायर फीट। ये स्क्वायर फीट में है ना हमारा एरिया। मतलब 1 एकड़ को लिखने का तरीका है, आप लिख लें कि 1 एकड़ में इतनी डोज चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं यार 43,560 में चाहिए, एक ही बात है, ठीक है।
43,560 स्क्वायर फीट रिक्वायर्स कितनी डोज चाहिए 43,560 में। अब वो देख लेते हैं, हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, हमने कहा है जी 108.6 kg DAP चाहिए, और इसी तरीके से बाकी भी हैं, वो बाकी भी आप कैलकुलेट करें, मैं पहले एक निकाल कर आपको दिखा दूं। अच्छा, आपका रिसर्च एरिया कितना है? 100 बाय 200 फुट का है। यहाँ पर एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, जब भी पेपर में सवाल आए कि यूनिट सेम होने चाहिए। ये 100 बाय 200 फीट का है, तो आपका ये 43,560 जो है ये स्क्वायर फीट में है, फिट और फिट बराबर है। ये ना हो कि आपको हेक्टेयर की डोज बताएं, हेक्टेयर स्क्वायर मीटर में होता है, ये फिट में होता है, तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होगी। बच्चे क्या करते हैं, वही फार्मूला स्क्वायर मीटर में लगाया होता है, गलत करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आसानी के लिए मैं सिंपल इक्वेशन करवा रहा हूँ, इसमें 43,560 स्क्वायर फीट में आपका इतने बैग्स चाहिए, ये तो भी आपने निकालने हैं। अब आपका रिसर्च एरिया छोटा था, आपका था 100 बाय 200 फीट का, तो 100 बाय 200 फीट अगर करें तो आंसर आता है 200 स्क्वायर फीट, ऐसे ही है। एक बार जरा क्लियर कर ले, मैं भी जरा देख, 100 मल्टीप्लाइड बाय 200 20,000 स्क्वायर फीट आता है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को कैलकुलेट करें, इसका आंसर आता है 20,000 स्क्वायर फीट। आप कैलकुलेट करके एक बार देख ले ताकि आसानी हो जाए। जी सर, इतना ही आता है। इतना ही आता है, गुड हो गया। आपने अब यहाँ पे सिंपली वही तरीका जो मैंने भी आपको सिखाया, ये आपने ऐसे लिख ली इक्वेशन। इक्वेशन ऐसे इसलिए लिखी है क्योंकि हमने जो चीज निकालनी है वो इस साइड पे लिखनी, DAP के बैग्स निकालने ना अपने एरिया के लिए, इसलिए। तो अब हमने यहाँ पे किया, एक स्क्वायर फीट में कितनी डलेगी जी, अभी देख लेते हैं एक में कितनी डलेगी। एक सॉरी एक स्क्वायर फीट, ठीक है, एक स्क्वायर फीट में कितनी खाद डलेगी, वो डलेगी सिंपली, कैलकुलेटर तैयार रखें, 108.6 तकसीम 43,560, बहुत थोड़ी खाद आएगी आपके पास केजीज में। ठीक है, मैं यूनिट अभी जगह थोड़ी है इसलिए यहाँ पर नहीं लिख पा रहा। अच्छा, आगे नीचे आ जाए। अब आपका एरिया कितना बड़ा है, वो है 20,000 स्क्वायर फीट। सो 20,000 स्क्वायर फीट में कितनी डलेगी, उसके लिए आप सिंपली अब बच्चा कोई इसको कैलकुलेट करे, 43,560 मल्टीप्लाइड बाय 20,000, आंसर निकाल के मुझे बता दें क्या आंसर आता है जी। सर 49.86। 86, एंड नाउ दिस इज एक्चुअली किलोग्राम ऑफ DAP, ऊपर यूनिट लिखा हुआ है इसलिए वहां से मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये वाला, ये किलोग्राम ऑफ DAP। सो आपका अगर जो रिसर्च एरिया ना उसमें खाद ये इतनी ज्यादा केजीज नहीं डलने थे, आपकी रिसर्च में तो सिर्फ 49.86 किलोग्राम DAP डलेगी। इसी तरीके से आप यूरिया की डोज निकाल सकते हैं, सेम तरीका, बस सिर्फ यहाँ पर 108 की बजाय आपने 174 लिख लेना है। इसी तरीके से आप म्यूरेट ऑफ पोटाश की डोज निकाल सकते हैं 125 लिख के, आप आसानी से ये काम कर सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ये मैं इस तरह करता हूँ, इसको मैं करता हूँ रेड कलर से, और ये क्वेश्चन सर जी फरमाइए। सर क्या क्वेश्चन में हमें बैग्स बताए जाएंगे? क्या मतलब, समझा नहीं कि कौन कौन सा सर मतलब यूरिया जी DAP? सर। हाँ जी, वो बताए जाएंगे, वो बताए जाएंगे। सर अगर नहीं बताएगा तो अपनी मर्जी से जो मर्जी ले ले, फिर तो आपके लिए फ्री हैंड है, जो मर्जी खेले। ठीक है, वैसे अगर बताए होंगे नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ अगर कैलकुलेट करने हो, जैसे अभी तो हमें दिए गए थे बैग्स, अगर हमें ना दिए गए हो फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा? समझा नहीं मैं आपकी बात, दोबारा पूछें। सर जैसे हमने बैग्स कैलकुलेट किए हैं पीछे, ये ऊपर तो यूरिया अब वाले, हम ये जी सर, ये तो जी अगर सर। आपसे कहा है तो करने हैं, नहीं कहा तो नहीं करने। आपने केजीज में खाद निकाल दी, इतना काफी है। ठीक है सर। हाँ, वो तो मैंने अभी पहले बच्चे ने एक बात पूछी है ना कि सर बैग्स में निकालनी होती, मैंने कहा नहीं, अगर ये सवाल पे डिपेंड करेगा। अभी मैंने यहाँ पे सवाल क्या पूछा हुआ था, सवाल पूछा हुआ था कैलकुलेट बैग्स ऑफ यूरिया, तो आपने बैग्स ऑफ यूरिया कैलकुलेट करा। अगर मैं कहूँ कैलकुलेट द डोज ऑफ यूरिया DAP एंड MOP इन केजीज, तो फिर केजीज में आप उसका आंसर दें, बस दैट्स इट। सर ये जैसे दूसरा न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें हमें शो नहीं किया होगा कि 43,560 में रिक्वायर्ड 108 इशारिया, वो आपने याद रखना है। अब ये एक्चुअली सवाल अलग से कोई सवाल नहीं है, ये इसी का हिस्सा है। पहले ऊपर वाला सवाल हल किया, उसके बाद ये उससे आगे उसकी एक्सटेंशन है कि यार अब आपने ये सवाल ये सारा हल करने के बाद आपने ये आप निकाल कर दिखाएं। ठीक है,
ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात आगे, कैलकुलेट द डोज ऑफ। अब यहाँ पर एक आखिरी सवाल जो हमने क्लास में डिस्कस किया था कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप फील्ड में रिसर्च नहीं लगा रहे, आपकी पॉट में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो पॉट में फिर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कैलकुलेट डोज फॉर 1 पॉट कंटेनिंग। अब यहाँ पर तो मैंने मेंशन कर दिया ना कि इतने किलो उसमें मट्टी डली हुई है, लेकिन अगर आपको ना पता हो, आपने गमले में किसी में रिसर्च लगाई है या कोई कंटेनर में लगाई है, तो पहले उसमें मट्टी भर के उसका वजन करें, आपको पता लगे कि इसमें कितने किलोग्राम मट्टी मौजूद है। ठीक है, फिर उसकी आप डोज निकाल सकते हैं। यहां पर मैंने आपकी आसानी के लिए पहले से ही निकाल के रखी हुई है। अब इसको हम करके देखते हैं। लेट्स डू इट इन ब्लू कलर। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा करते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए। आई थिंक इट्स ओके। अब यहां पर जो बच्चों बात है वो ये है कि जब आप ये कर ले, यहाँ तक आपने कर लिया, ये भी आपने निकाल लिया। आखिरी सवाल है पॉट वाला। अगर ये उस सूरत में है अगर आपने फील्ड में रिसर्च नहीं लगेगा, फील्ड में लगी हुई है ना, फिर तो बहुत आसान सा तरीका है, आप ये बस सिर्फ इकाई का कायदा लगा के कैलकुलेट कर सकते हैं। डीएपी निकाल लें, यूरिया निकाल लें, आपने सारे निकालने हैं, मैंने सिर्फ एक निकाल कर दिया है। अगली बात है क्वेश्चन नंबर 3 है कि अब आपने एक पॉट की निकालनी है। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक ये आपकी यहाँ पर ही मैंने इसी में ये मैं शेयर करूंगा आपके साथ लिंक दोबारा। 1 हेक्टेयर में बेटा जो मट्टी होती है ना, वो यहाँ पर देख लें 20 लाख किलोग्राम जो है ना वो सॉइल है। मैंने उस दिन क्लास में भी लिखवाया था ये बात। अच्छा, 1 एकड़ में जो मट्टी होती है अंदाजन वो 8,96,000 किलोग्राम सॉइल है, टॉप 15 लेयर्स में। क्लियर हो गया? 1 मिनट बच्चों जरा वेट करना। क्लियर हो गया? तो इसमें अब यहाँ पर अब ये सवाल करना भी वैसे ही है जैसे हमने बाकी सवाल किए, सिर्फ ये यूनिट याद रखना है आपने। जैसे यहाँ पे 8,96,000 किलोग्राम सॉइल बात हो रही ना 1 एकड़ में, तो हम इस 8,96,000 को लेकर आगे चलेंगे। सारा कुछ वैसे ही निकाल लिया, किलोग्राम में खाद निकाल लिया। अब आगे सवाल क्या पूछा हुआ है कि एक गमले की खाद निकालें, तो एक गमले के लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे अच्छा ऐसी बात है तो अभी निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि 8,96,000 किलोग्राम सॉइल इज प्रेजेंट या सॉइल रिक्वायर्स, इतनी इतनी मिट्टी के लिए जो डोज रिक्वायर है वो कितनी है, वही सेम डोज जो हमने वहां पे लिखी थी। बात को लिखने का बस तरीका बदल गया। अब हमने कहा 108 या 6 kg ऑफ डीएपी। ठीक है, डाल तो उसी एकड़ एकड़ में रहे हैं हम, खाद उसी तरीके से डाल रहे हैं जैसे पहले डाल रहे थे। आता हूं मैं भी थोड़ी देर। तो ये आप एकड़ में खाद डाल रहे थे ना, तो वो बस लिखने का बस तरीका बदल गया, अब किलोग्राम में डाल दी। अब उसके बाद क्या है, 1 kg में कितनी चाहिए है, इसको सिंपली आपने करना है कि जी 108.6 डिवाइडेड बाय ये सारे का सारा फिगर जो भी है। ठीक है, और आखिर में आ जाएगा अब आपके पास कितनी मिट्टी है। कोई बच्चा काइंडली इसका जरा कैलकुलेट करके आंसर बताए। ये केजीज में नहीं, ग्राम्स में आएगी खाद बस। निकाल के कैलकुलेट करके मुझे बताए। तो ये आ गया 108.6 तकसीम 8,96,000 मल्टीप्लाइड बाय 15। इसका आंसर निकालिए, पॉइंट्स में आएगा कुछ। सर 0.001 0.001 आगे 8 और आगे को है डिजिट इसके 80 है सर, 80 है। अच्छा, अब ये है केजीज में खाद ना, और ये बहुत थोड़ी आ रही है खाद। इसको समझना बहुत मुश्किल है। मैंने क्लास में ये बात की थी कि जब इतना छोटा यूनिट हो जाता है इसको समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए फिर क्या है, आप इसको 1000 से ज़रब दे लें तो ये आपके ग्राम्स में खाद आ जाएगी। तो आप इसको लिखें कि ये ग्राम में कितनी बनती है, जरा काइंडली इसको ज़रब दे लें। 0.00180 मल्टीप्लाइड बाय 1000 एंड द आंसर विल बी, निकालें, आपने निकालना है कितनी आंसर सर 1.81 1.18 ओके। अब आपने आंसर सही बताया मुझे। तो अब ये 1.818 ग्राम्स इज दी ग्राम्स ऑफ किस चीज के हैं, डीएपी के हैं। ये आपने अपने गमले में डालने हैं जो आपकी खाद निकलनी है एक गमले की। ये इसीलिए इस लेवल तक आपको लेकर आया हूँ कि अक्सर बच्चों का एक्सपेरिमेंट्स गमलों में लगते हैं, रिसर्च लगती है कंटेनर में, उनको पता नहीं लगता खाद कैसे निकालनी है। तो इस तरीके से आप बाकी निकाल लें। सेम कुलिया इस्तेमाल करें यूरिया के लिए, सेम कुलिया इस्तेमाल करें एमओपी के लिए, और आप ये खाद निकाल सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम है। आप अगर कोई सवाल है पूछना चाहते हैं पूछ लें जी।
बताइए कोई सवाल है तो। एनी स्टूडेंट एनी क्वेश्चन पूछना चाहता है, कोई बात करना चाहता है? जी सर पेपर पैटर्न भी बता दें। वो अभी हम ग्रुप में बात करते हैं, उसके ऊपर ओके ग्रुप में बात। टाइम इज़ वेरी शॉर्ट। मैं चाहता हूँ इस सवाल के बारे में अगर कोई आंसर क्वेश्चन है किसी का, तो पूछना चाहता है, कन्फ्यूजन है कोई, तो वो पूछ ले। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, चीज़ें बहुत आसान रहेंगी, दिमाग को हाजिर रख के काम करें। जल्दी किसी बात की नहीं है इसमें, ये नहीं है कि मैं कितनी जल्दी सवाल हल करता हूँ, नो। आप बस अच्छा सवाल हल करके आए, सवाल सही का हल करके आए, कैलकुलेटर का लाजमी लाइएगा साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको समझ लग गई तो मैं ये मीटिंग अब ख़त्म कर रहा हूँ। सर। हाँ जी सर अगर कोई और कम्प्लेक्स डीएपी की जगह कोई और कंपाउंड दिया हो तो इसी तरीके से ही करेंगे। बस उसमें ये होगा कि आपने इसमें अगर एनपीके फर्द करे किया हुआ है तो उसमें इसमें सिर्फ नाइट्रोजन एक्स्ट्रा निकली थी, उसमें पोटाश भी एक्स्ट्रा निकल आएगी। जी सर। ओके सर एक कंपाउंड हमारे पास दो यानी कि न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, एक के अंदर तीन है, तो पहले हम तीन वाला सोल्व करेंगे। दोबारा मीटिंग करते हैं, रुको दोबारा ज्वाइन करो। ओके नाउ अब एक सवाल बच्चे ने बड़ा अच्छा कर लिया कि व्हाट इफ वी हैव वन कंपाउंड फर्टिलाइजर एंड वन कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर। ठीक है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अभी दे देता हूँ। कैसे? ये सबको नजर आ रही है स्क्रीन मेरी? यस सर। ठीक हो गया। एग्जाम्पल ऐसे बेटा के एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं कि जनाब एक बच्चा कहता है कि कैलकुलेट, ये आपने सवाल करके ना मुझे दिखाना भी है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिएगा। कैलकुलेट डोज ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ यूरिया डीएपी एंड, बल्कि यूं कर लें, कैलकुलेट डोज ऑफ यूरिया डीएपी की बजाय इधर कर लें एनपीके। ठीक है, नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल। एनपीके, एनपीके और एनपीके में कितने वाला है हमारे पास? हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई मुश्किल से ले लेते हैं। हम कहते हैं 10 20 और 20 फर्ज करो कोई ऐसा खाद है, ये है हमारे पास। इससे आपने डोज फाइनल करनी। कैलकुलेट डोज ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ यूरिया एनपीके एंड एसओपी। ठीक है, इफ रिकमेंडेड डोज इज 100 और 125, क्वेश्चन लॉजिकली गलत हो रहा है, ठहर जाए, इसको करें 150 125 और 75। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अच्छा, एक जो बच्चे ने भी सवाल पूछा ना मुझसे, वो मैं पहले उसको क्लियर कर दूं। एक सवाल के अंदर बेटा, या एक जो इक्वेशन है उसके अंदर आपको एक ही वक्त में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स दोनों हम खादे नहीं देंगे, क्योंकि उससे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, उसमें बड़े मसले मसाइल आ सकते हैं। या तो आपको कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर मिलेगा जिसमें तीनों खादे मौजूद हैं, एन पी और के, ठीक है, वो एक ही होगा सिर्फ उसमें एग्जाम्पल में। या फिर आपको कंपाउंड फर्टिलाइजर मिलेगा जिसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे, या नाइट्रोफास हो सकती है, या फॉस्फोरस और कोई और पोटाश हो सकती है, कोई और चीज हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों खादें एक साथ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको कहूँ कि जनाब यूरिया और डीएपी, ठीक है, और एनपीके और एसओपी, इनसे आप अपनी बैग पूरे करें। इसकी लॉजिक नहीं बनती। लॉजिक इसलिए नहीं बनती कि यार डीएपी में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस है, एनपीके में भी नाइट्रोजन और फास्फोरस है, यूरिया में भी नाइट्रोजन अवेलेबल है, पोटाश जो है सल्फेट से पूरी हो जाएगी, पोटाश नाइट्रोजन फॉस से भी पूरी हो रही है। इतना पंगा डालने की जरूरत क्या है कि आप इतनी सारी खादें लेकर चल रहे हैं? आप इनमें से कोई सी तीन सेलेक्ट कर लें। सिंपल के लिए आपको ये दोनों लेकर जानी बहुत जरूरी है, यूरिया और एसओपी, इसके बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि जो रिमेनिंग डोजेज होंगी इनकी खादों की वो इन्हीं से पूरी होंगी। इन दोनों में से कोई एक चूज कर लें। इसका सवाल हम हर कर चुके हैं। एक बच्चे ने अभी सवाल किया कि सर अगर कॉम्प्लेक्स हो तो फिर क्या होगा? कॉम्प्लेक्स में तीन जो है वो डोजेज होंगी। ठीक है, तो उसमें अब एनपीके की एग्जांपल लेकर चलते हैं। मैं आपको जस्ट अभी यहाँ पे हिंट ही दूंगा, हम एग्जैक्ट कैलकुलेशंस नहीं करेंगे। तो एनपीके खाद लेंगे हम इसमें, और एनपीके में अब अगली सवाल क्या है कि एनपीके में हमने कौन सी चीज कैलकुलेट करनी है? इसमें से पहले फास्फोरस करें, यूरिया करें कि पोटाश करें? तो देखें इसमें, इसको यूडीएपी को काट रहा हूं।
यूरिया के लिए हमारे पास स्पेशल अलग से फर्टिलाइजर मौजूद है, जो भी ऊंचा नीचा हुआ कुछ खाद बच गई वो हम यूरिया से पूरी कर लेंगे। पोटाश के लिए भी हमारे पास सल्फेट ऑफ पोटाश अवेलेबल है, कुछ भी ऊंचा नीचा हुआ इससे पूरी कर लेंगे। पीछे क्या बच जाता है, सिर्फ फॉस्फोरस बच जाती है। सो यू शुड ऑलवेज गो फॉर फॉस्फोरस। फॉस्फोरस से इक्वेशन शुरू करेंगे और सवाल हल करना शुरू करेंगे। मैं अभी यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि कैसे करेंगे। हम कहेंगे 20 किलोग्राम ऑफ फॉस्फोरस प्रेजेंट इन 100 kg ऑफ एनपीके, ठीक है ना, यही क्वेश्चन बनती है ना इसको देखते हुए एनपीके की रेशो को फॉस्फोरस के लिए। तो 100 kg ऑफ एनपीके कंटेन्स कितने जी, 20 kg ऑफ फॉस्फोरस। अब कौन सी इक्वेशन लेकर चलनी है ये अगला सवाल है, तो वो आप बता दें इसमें से कौन सी चलनी है। आपने एनपीके की डोज ढूंढनी है, ऊपर वाली इक्वेशन चलेगी, नीचे वाली इक्वेशन नहीं चलेगी। इसको आप बेशक कट कर दें, मैं इसको ऊपर लाइन लगा देता हूँ, ये हमने नहीं लेनी, ये ऊपर वाली लेकर चलते हैं। तो ऊपर वाली लेकर चले, उसमें क्या है, अब बहुत ही आसान है। आप कहते हैं 1 kg जो है वो फॉस्फोरस कितने में है। मैं जस्ट ये छोटा सा इसलिए करके दे रहा हूँ बच्चों को कंफ्यूजन ना हो और इसी बहाने रिवीजन हो जाए जरा आपकी। डिवाइडेड बाय 20, तो अब आपने कितने में ढूंढनी थी, आपने तो जो पोटाश की डोज है, बच्चे ये भी कंफ्यूजन करते हैं कि कौन सी चीज लेनी है। पोटाश की डोज ये लिखी हुई है जो हमारी डोज है, तो आपने 125 में लेनी है ना। तो आप कहते हैं 125 में कितनी होगी, वो आएगी 100 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 125। और आंसर निकाल के मुझे जरा बता दें काइंडली। 100 तकसीम 20 मल्टीप्लाइड बाय 125, 625। 625 इज द आंसर। ये क्या चीज है, 625 किलोग्राम्स ऑफ किस चीज के है, ये एनपीके के हैं। 625 किलोग्राम एनपीके चाहिए है 125 केजी पोटाश फॉस्फोरस डालने के लिए, अगर 20% फॉस्फोरस मौजूद हो। अब यहाँ पर जो है काशिफ का सवाल आता है कि एनपीके में बड़े इश्यूज हैं। एनपीके से आपकी नाइट्रोजन भी एक्स्ट्रा डल गई है उसमें, आपकी पोटाश भी एक्स्ट्रा डल गई है उसमें, ठीक है, सॉरी इसको के लिखें, ठीक है, पोटाश डल गई। तो अब बेटा वही तरीका चलेगा जो भी हम पहले करके आए हैं, बस सिर्फ उसमें हमने सिर्फ नाइट्रोजन की डोज एक्चुअल डोज या मॉडिफाइड डोज निकाल ली थी, इसमें हम दोनों की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे मैं करके दिखा देता हूं। हम कहते हैं कि नाइट्रोजन के लिए ये इसकी क्या इक्वेशन बनती है एनपीके की। हम कह सकते हैं कि 10 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट, ठीक है जी, इन किसमें प्रेजेंट होती है 100 kg प्रेजेंट इन 100 किलोग्राम एनपीके, सॉरी। और इसी को उल्टा करके भी लिखा जा सकता है। हम कह सकते हैं 100 किलोग्राम एनपीके में मौजूद होती है 10 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, एक ही बात है। अब आपने यहाँ पर जब भी ये करेक्टेड डोज निकालनी होती है ना, तो इक्वेशन उल्टी चलती है, वो मैं ये आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर अब हमें ये मालूम है कि एनपीके कितनी डालनी है। एनपीके 625 किलोग्राम। माइक्रोफोन ऑफ करें भी, किसका ऑन है, रहमान। तो आप इसमें बेटा एनपीके जो है ना आपकी, वो आपके पास मौजूद है 625 किलोग्राम। आपने ढूंढना यह है कि इसमें नाइट्रोजन कितनी थी। तो नाइट्रोजन के लिए ये नीचे वाली इक्वेशन लगेगी, तो नीचे वाली इक्वेशन लगा कर देख लेते हैं। अभी हम कहते हैं कि एक में कितनी होगी, अभी देख लेते हैं। 1 किलोग्राम ऑफ एनपीके, उसमें किलोग्राम एनपीके, इसमें कितनी खाद होती है जी, इसमें होती है 10 डिवाइडेड बाय 100 kg नाइट्रोजन। और अब आपकी जो आपने ढूंढनी है वो कितनी है, आपकी 625 kg एनपीके आप डाल रहे हैं खेत में। आप ये देखना चाहते हैं कि 625 में आपकी कितनी खाद आती है, मल्टीप्लाइड बाय 625। ये एक तो मेरे डिजिट्स भी खराब हो रहे हैं, यहाँ पे 625 है भाई, ठीक है। तो आंसर इसका निकाल लें, कोई बच्चा निकाल के मुझे बता दे, मैं भी निकाल लेता हूँ इधर। 100 तकसीम सर 62.5। अच्छा जी, मल्टीप्लाइड बाय 6.5, हाँ जी 62.5 kg, बिल्कुल सही है। तो ये 62.5 kg नाइट्रोजन जो है ना बेटा, ये डली है। ये आपको सवाल का जवाब मिला है अभी कि जनाब ये कितनी नाइट्रोजन डली है इसको खाद डालने से, तो ये इतनी डली है। अब जब इतनी डल गई है तो आपको कितनी चाहिए थी, 150 चाहिए थी। अब 150 की आप एक्चुअल माइनस कर दें, उसमें से 150 में से माइनस करें आप ये 62.5 और मुझे आंसर बताएं कितना आता है। जी बताइए क्या आंसर आता है।
87.5. 87.5. So now the corrected dose of nitrogen is 87.5, जिससे आगे सवाल हल होगा। और यूरिया जो आपने खाद डालनी है या उसकी जो कैलकुलेशंस करनी है वो इस डिजिट को लेकर करनी है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसमें जो एडिशनल स्टेप है वो क्या है कि इसमें अब इसी इक्वेशन कभी इसकी जान नहीं छोड़नी, इस 625 के साथ पोटाश भी तो डली है, वो पोटाश भी निकालनी है। उसके लिए क्या होगा, वही इक्वेशन जो मैंने अभी आपको बताना सिखाया। पोटाश के लिए इक्वेशन बनाए, क्या बनती है कि 20 kg पोटाश प्रेजेंट होती है 100 kg एनपीके में। आसान है ना ये तो बात। 100 kg एनपीके कंटेन करती है 20 kg पोटाश, ठीक है। अब कौन सी इक्वेशन लेकर चलेंगे, क्या ढूंढना चाहते हैं, फिर से कोई बात, पोटाश की डोज ढूंढना चाहते हैं कि ये 625 किलोग्राम एनपीके से कितनी पोटाश डली है, यही सवाल है ना हमारा। ये नीचे मैंने यहाँ पे सवालिया निशान डाला है, यही सवाल है कि ये पोटाश कितनी डली है। तो कौन सी इक्वेशन चलेगी, नीचे वाली चलेगी, ठीक है ना। तो नीचे वाली सर, हाँ नीचे वाली इक्वेशन चला लें। आप कहते हैं 20/100, ठीक है, और अब आपने कितनी डाली हुई थी, 625 डाली हुई थी, तो जरा 625 कर लें तो आपको आंसर आ जाएगा पोटाश का। मैं शॉर्ट हैंड में कर रहा हूँ क्योंकि टाइप नहीं कर रहा। तो आंसर बताएं इसका, 20/100 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 625। एक 125 आंसर आता है मेरे पास। यस सर 125 आता है। हाँ जी 125 आंसर आता है, 125 किलोग्राम। 125 किलोग्राम ऑफ ये किस चीज के हैं, ये है आपके पोटाश के। ये पोटाश डल गई एक्स्ट्रा, ठीक है। अब यहाँ पर फिर वही बात, आप देखें ये सवाल टेक्निकली गलत हो गया मेरे से जब मैं लिख रहा था। क्यों, अब ये सवाल बनाते वक्त भी बड़ी ध्यान रखना पड़ता है जब हम सवाल बना रहे होते हैं कि कहीं कोई ऐसी चीज ना हो जाए। यहाँ पर गलती हो गई है, कैसे हो गई है कि जब हमने ये 125 किलोग्राम, क्योंकि देखे ना इसमें 10-20-20 था ना, तो जितनी फॉस्फोरस डली है 125 किलोग्राम, हमने कहा था 625 एनपीके डाल लो तो 125 फॉस्फोरस पूरी हो जाएगी। जब 625 पोटाश डाली तो 125 पोटाश भी पूरी हो गई है उसकी। हमें कितनी चाहिए थी, 75। सो दिस इज एक्चुअली टेक्निकली रॉन्ग क्वेश्चन। इसको सही कर लेते हैं, कैसे सही कर लेते हैं, मैं कहता हूँ यार अभी आप क्योंकि हम समझ रहे हैं चीजों को, हम कहते हैं ये 175 है, फर्ज कर लो ये ज्यादा है डोज हमारी, 175 किलोग्राम थी। जस्ट इमेजिन इट कि ये सर ने यहाँ पर 175 करेक्ट करा दी पेपर के अंदर। अब क्या है, यहाँ पे मैं सही करके लिख देता हूँ, 175 थी पहले डोज, अब आपने 125 डाल दी है खाद। अब आपने रिमेनिंग कितनी रह गई आपकी, आप कहते हैं 175 माइनस 125, 50 बच गई पीछे, तो 50 किलोग्राम पूरी कर लो अपनी एसओपी से। बात समझ लग गई मेरी? हाँ जी, कोई सवाल इसमें, बोलो भी। काशिफ समझ आ गई है चीजों की? यस सर आगे समझ। ठीक है, चलें ठीक है बेटा, बस यही था एक सवाल के अंदर मुश्किल, लेकिन ये मैं अमूमन इतना मुश्किल लेवल का इस लेवल पर अभी नहीं देता। लेकिन ये है कि ये अच्छा किया आपने पूछ लिया, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि यार इस तरह की ट्रिक्स अगर आपको रियल लाइफ में आ जाती हैं, आपका सुपरवाइजर कहता है कि एनपीके से निकालनी है तो कैसे निकालनी है, तो ये एक एक्स्ट्रा जो आकाशिफ ने बात की ये इसमें ऐड कर लें काइंडली। ठीक हो गया, आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ना आई हो तो फिर ग्रुप में मैसेज करें या मैं इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चढ़ाऊंगा तो ये वहां से देख लेना फिर। क्लियर हो गया? ओके, मीटिंग एंड कर रहा हूँ भी। ओके सर।